नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। कोरोना वायरस ये एक ऐसा वायरस था जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। कॉन्सिक्वेंसेस हम अभी तक फेस कर रहे हैं, इकोनॉमी अभी तक खराब है। लेकिन अब एक और वायरस है जिसने पहले चाइना में और अब हिंदुस्तान में भी दस्तक दे दी है। वायरस का नाम है HMPV। क्या ये वायरस कोविड जितना खतरनाक है? इस वायरस के लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? अगर आप इस वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए? ये सारे सवाल टेस्टिंग से लेकर इसके प्रिकॉशंस से लेकर इसके क्या मेडिसिन्स हैं, ये सभी सवाल हम सबके मन में हैं और इसको लेकर कई सारे मिथ्स भी हैं, लोग पैनिक भी कर रहे हैं। तो इसका क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन लेकर एबीपी लाइव की टीम आई है। हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं डॉक्टर मयंक सक्सेना, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ पल्मोनोलॉजी है फोर्टिस नोएडा हॉस्पिटल में, और आज आपको बताने वाले हैं कि इस पूरी सिचुएशन से आपको कैसे डील करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही है, क्या ये जो वायरस है ये वाकई कोविड जितना खतरनाक है? देखिए, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो ऑब्वियसली एक डर का माहौल तो है कि ये नया वायरस किस तरह से आगे जो हेल्थ सिनेरियोस को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन मैं इतना एश्योर करना चाहूँगा कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस एक नया वायरस नहीं है। ये एक पुराना वायरस है और हम आते जाते जैसे अपने किसी पेशेंट्स में टेस्ट करते हैं, मल्टीप्लेक्स PCR करके टेस्ट होता है। इसमें हम लोग जब भी पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है जहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं तो हम लोग सारे वायरल टेस्ट कर लेते हैं। उसमें हम लोग कभी कभी ये देखते रहते थे कि और वायरस के साथ में ये भी कभी कभी मौजूद है, कितना सीवियरिटी, इतना सीवियरिटी। और कई बार तो इसको टेस्ट करने की भी जरूरत हमें ऐसे लगता नहीं था कि ह्यूमन मेटानिमो वायरस के लिए हमने टेस्ट किया हो। तो इसलिए ये ऐसा नहीं है कि नया है, ये पहले से ही चला आ रहा है। और इतना एकदम सीवियरिटी आउटब्रेक टाइप्स केसेस करना, मुझे लगता है थोड़ा सा अभी हमें वेट करना होगा और इतना पैनिक की आवश्यकता नहीं है। और कोविड जैसा सिनेरियो आना मुश्किल है। जो चाइनीज रिपोर्ट्स भी अगर हम लोग देखें जो अब तक है, हालांकि उनकी तरफ से क्लैरिटी हमेशा एक थोड़ा सा डिलेड रहता है, बट जो है इस समय मिक्स्ड इन्फेक्शंस चल रहे हैं, यहाँ पे फ्लू, रेस्पिरेटरी सिंक्टियल वायरस जिसको RSV भी कहा जाता है, थोड़ा मेटानिमो वायरस के केसेस रिपोर्टेड हैं। लेकिन कितना सीवियरिटी है उनमें, कितना ये सीवियर इलनेस कर रहा है, अभी उसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि कोविड जैसे हालात आना थोड़ा मुश्किल है। सर, हमने कोविड में भी देखा था, जब फर्स्ट वेव आई थी तो कोविड का इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं था, उसके केसेस भी इतने सीवियर नहीं थे। बट लेकिन जब उसका वेरिएंट आया, स्पेशली डेल्टा वेरिएंट आया, तब उसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। तो इस केस में ऐसा कुछ हो सकता है क्या, ये वायरस भी मल्टीप्लाई करता है या अपने वेरिएंट्स डेवलप करता है? यही एक पॉइंट है जो थोड़ा सा एक फिर भी हम लोग एक थोड़ा हाँ, कंसर्न पॉइंट यही है, क्योंकि ये RNA वायरस कैटेगरी में आते हैं। RNA वायरस जो वायरस होते हैं, इनमें बहुत पोटेंशियल होता है अपने आप को म्यूटेशन करके अपने आप के वेरिएशन बना लेना, और वो वेरिएंट इम्यून सिस्टम को कभी कभी चकमा दे जाते हैं। तो इसलिए वेरिएंट इज अ कंसर्न। बट अभी तक जितनी भी रिपोर्टिंग हुई है, जितना भी अभी चाइनीज की तरफ से भी या इंडियन कंटेक्स्ट में भी रिपोर्टिंग अभी नहीं बेसिकली ऐसी हो रही है क्योंकि म्यूटेशन हुआ है, कोई ऐसा वेरिएंट आया है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक कोविड का एग्जांपल दूं, कोरोना वायरस जिसको हम लोग COVID-19 के उस पर पहचानते हैं, लेकिन कोरोना वायरस भी नया वायरस नहीं था, एक पुराना वायरस था। लेकिन हमारा कोरोना वायरस जो होता था वो नॉर्मल जो हमारी टेस्टिंग होती थी उसमें जो है पकड़ में नहीं आता था। कोविड जो हमारे कोरोना वायरस फैमिली की जो टेस्टिंग थी उसमें पकड़ में नहीं आता था, हमें कोविड का स्पेसिफिक टेस्ट करना पड़ता था, तब बेसिकली कोविड पकड़ में आता था, क्योंकि उसने अपने अंदर ऐसे चेंजेस कर लिए थे जो हमारे टेस्ट से भी ऊपर बेसिकली उसके चेंजेस थे। लेकिन अभी भी मेटानिमो वायरस में ऐसे चेंजेस रिपोर्टेड ऐसे नहीं है। जो हमारी कन्वेंशनल मेटानिमो वायरस के जो किट हैं उससे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, उसी से ही बेसिकली पॉजिटिविटी हम लोग पा रहे हैं। तो अभी तक जो देखने में लगता है कि ये उसी का जो पुराना है उसी का ही प्रारूप है, अभी उसमें कोई ऐसा वेरिएशन या वेरिएंट ऐसा आया नहीं है। तो सर, जब कोविड हुआ था तो पूरा इसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर लगा था टेस्टिंग के लिए, और क्योंकि ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सेंटर्स में ही हो रहा था, हालांकि बहुत सारे पेड लोग भी थे जिन्होंने होम किट्स भी बना दिया था, बाद में ये सब हो रहा था। तो इसके लिए सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। ये रेगुलर आपका हाँ, जो हमारे रेगुलर हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं, जो मल्टीप्लेक्स PCR करके टेस्ट होते हैं, तो उसमें बेसिकली डिटेक्शन में आ रहा है बेसिकली, एंड इट इज अवेलेबल एवरीवेयर। इट इज अवेलेबल। बट टेस्टिंग प्रॉब्लम यही आती है कि हम बोले कि आप टेस्ट करा लीजिए, हर जगह अवेलेबल है, तो क्योंकि एक डर का माहौल एक रह चुका है पहले भी, तो
किसी को सर्दी खांसी जुकाम भी होगा वो भी जाके बेसिकली टेस्ट कराने करा शुरू कर लेगा। दे। इसलिए मैं टेस्टिंग क्राइटेरिया पे भी आऊंगा कि बहुत ही लिमिटेड टेस्टिंग क्राइटेरिया जहाँ पे करना डॉक्टर्स ने करना है अभी। ओके। आपको सेल्फ टेस्टिंग या सेल्फ उसमें नहीं जाना है, हम्म। क्योंकि आप अगर सेल्फ टेस्टिंग में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर सिस्टम पे भी बर्डन पड़ता है उस चीज का। तो हमेशा डॉक्टर्स के थ्रू ही अगर आप वो सजेस्ट करें तभी बेसिकली टेस्टिंग की तरफ जाना बेसिक चाहिए। सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि इट्स एग्जैक्टली लाइक कोविड, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे और कैसे कोई इंसान समझेगा कि ये प्रॉब्लम उसको हो रही सो है? दो टाइप के मैं सिम्टम्स बताना चाहूंगा, ILI और SARI में हम लोग कर सकते हैं उसको। ILI इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, जो कि फ्लू वायरस से रिलेटेड इलनेस, जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं सर्दी खांसी कोल्ड जुकाम फीवर, ये सब इन्फ्लुएंजा जो कि नॉर्मल वायरल सिम्टम्स होते हैं। तो ये एक इस तरह से भी प्रेजेंट करता है। SARI मतलब सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जहाँ पे कि सांस फूलना, ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन होना, निमोनिया टाइप की प्रेजेंटेशन होना। यहाँ पे हम लोग जो है SARI सीवियर की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं। अगर हम लोग देखें ये एक जो मेटानिमो वायरस की भी स्पेसिफिकली बात करें तो ये क्लिनिकली बड़ा इनडिस्टिंग्विशेबल है, इसको डिफरेंशिएट करना कि ये फ्लू वायरस की वजह से है कि ये मेटानिमो वायरस की वजह से है सिम्टम, क्योंकि नॉर्मली कफ कोल्ड इस टाइप के सिम्टम्स के साथ में ही पेशेंट को प्रेजेंटेशन आता है। और इसके लिए कोई एंटीवायरल भी नहीं है, ये अपने आप ही बॉडी की इम्यूनिटी ही इसको ठीक कर लेती है। ओके। अगर पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज है, जिसमें डायबिटीज है, हाई डायबिटीज है, एज 5 साल से कम है, कोई स्टेरॉइड थेरेपी या कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है जहाँ पे इम्यूनिटी लो हम लोग ज़्यादा देखते हैं, वहाँ पे थोड़ा कंसर्न है, वहाँ पे हमें मॉनिटर रखना पड़ता है उस पेशेंट के सिम्टम्स में। अगर सिम्टम्स जैसे मैंने SARI वाले बताया कि ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन है, सांस फूलता है, बहुत खांसी आती है, धूप में खून दिखाई देता है, CT स्कैन या एक्सरे में आपको निमोनिया के स्पॉट्स दिखाई देते हैं, तो वो सीवियर इलनेस की तरफ कैटेगरी में आते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को इस टाइप के सीवियर इलनेस वाले सिम्टम्स है तो वहां पे हम जरूर मल्टीप्लेक्स PCR हम लोग करते हैं, जिसमें खाली मेटान्यूमोनिया नहीं, जो प्रेवलेंट फ्लू इन्फेक्शन है, स्वाइन फ्लू है जो एक नॉर्मल हम लोग देखते हैं, इनफैक्ट उसकी भी टेस्टिंग करते हैं और उस हिसाब से आगे मैनेज करते हैं। तो टेस्ट का इंडिकेशन बहुत लिमिटेड है, सिर्फ वो पेशेंट जिनको एडमिशन की जरूरत पड़ रही है हॉस्पिटल में, ICU में, जिनका ऑक्सीजन लेवल में फ्लक्चुएशन है, अन्यथा टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं है अभी तक। और अभी तक ICMR या हमारी गाइडलाइंस की तरफ से, हमारी जो एक भारत सरकार की तरफ से भी कोई मास टेस्टिंग का भी कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है। सर इसके लिए मेडिकेशन क्यों है? क्योंकि इफ आई रिमेम्बर कोविड टाइम्स तो बहुत हैवी मेडिसिन और एक स्ट्रक्चर्ड मेडिसिन का चलन चला था, जिसमें आपको डोलो, कुछ जिंक टैबलेट्स, कुछ विटामिन C रिलेटेड मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब किया गया था। बट लेटर ऑन जब पोस्ट कोविड हमने देखा तो बताया गया कि डोलो वाज वेरी हैवी डोज, जो नहीं लेना चाहिए था, और बाद में बहुत सारी चीज़ें बताई गई जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट किया था, क्योंकि आपने उस टाइम इम्पल्सिव मेडिकेशन लिया था। तो इस बार क्या मेडिसिन लेनी है? एंटीवायरल्स भी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं नहीं लेना है, तो क्या सही तरीका है? सबसे पहले तो अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है। पहले तो पैनिक नहीं करना है। डर ज्यादा घातक होता है बजाय इसके कि उस बीमारी के मुकाबले। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, एक अगर किसी को कोई सांप काटता भी है, डसता भी है, तो वो सांप अगर जहरीला नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन उसका डर इतना होता है कि उसको जिसको सांप ने काटा है उसको डर ही इतना लग जाता है कि वो कुछ रॉन्ग डिसीजन, कुछ कभी कभी रॉन्ग चीजें या फिर हार्ट सिंक करने वाली सिचुएशन भी आ जाती। तो इसलिए डरना तो नहीं है। इनफैक्ट अगर कोई ऐसे सिम्टम्स हैं भी जहां पे आपको लगता है सस्पिशन हो सकता है कि ये कुछ मेटानिमो या इस टाइप के सिम्टम्स हैं, तो एक तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है कि चलो हम कुछ भी मेडिसिन ले लिया, ये मेडिसिन ले लिया। अपने जो आपके डॉक्टर है उनके पास जाइए, वो आपको असेस करेगी कि ये सही में वायरल इन्फेक्शन की तरफ है या सीवियर इन्फेक्शन की तरफ है, क्या टेस्ट की जरूरत है कि नहीं है। दूसरा चीज मेडिसिन के जहां तक है, मेडिसिन इसमें अभी तक सिर्फ कंजर्वेटिव मेडिकेशन प्रोटोकॉल है, जहां पे सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से मेडिकेशन दिया जाता है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था उस समय डर, कोविड के टाइम पे लोग दिन में 3-3, 4-4 भी पैरास्टामोल खा रहे थे कि फीवर आए ना। फीवर बॉडी का एक रिस्पॉन्स है, फीवर बॉडी के इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो फीवर हमेशा जब 100 डिग्री के ऊपर हो तभी, बेसिकली फ़ारेनहाइट के ऊपर, तभी मेडिसिन लेने का, डोलो लेने का फायदा है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें, एंटीबायोटिक अपने आप से ना खाएं, और कुछ भी ऐसी एंटीवायरल या कुछ भी या हाई मेडिकेशन
को बिल्कुल अपने आप से कंज्यूम ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो आपके डॉक्टर हैं वो आपको गाइड करें, उसी हिसाब से आगे चलें। सर पोस्ट कोविड में हमने देखा था कि जैसे किसी को कोविड हुआ उसके बाद वो नेगेटिव भी आ गए, लेकिन उनको बाकी डिजीज़ की वजह से हमने बहुत सारे केसेस देखे जो डेथ्स भी हुई। उसके अलावा जैसे कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है तो डायबिटीज़ शूट कर गई, थायराइड का पेशेंट है तो थायराइड शूट कर गई। तो ऐसे केसेस हमने बहुत ज़्यादा देखे थे, या किसी को थ्रू आउट ब्रीदिंग इशू हो गया है, ये बहुत सारी चीज़ें देखी थी। तो क्या इस वायरस का इम्पैक्ट इतना हो सकता है? जैसे मैंने बताया अभी स्टिल अभी तक जितने भी हम लोगों ने पहले भी मेटानिमो, जैसे मैंने बताया ऐसा नहीं कि नया वायरस है, पहले भी हम लोग केस देखते आए हैं, तो मुझे इतना ऐसे लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट या कुछ अदर बीमारी में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, ऐसे इफेक्ट अब तक मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखे नहीं है। इस वाले वेरिएशन को भी हम, इस वाले जो ये मेटानिमो वाला चल रहा है, इसको भी हम लोग देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कैसा क्या है। अभी तक थैंकफुली दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई अभी एकदम केस रिपोर्टिंग अभी बढ़ी नहीं है, तो हम लोग भी एग्जामिन करेंगे। जैसे मैंने बोला कि अभी मेरे लिए भी बहुत जल्दी मैं बोल रहा कुछ नहीं होता बिल्कुल, ऐसा नहीं, हम लोग वॉच करेंगे, लेकिन अभी तक जितना मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने कोई लॉन्ग लास्टिंग साइड इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इसके प्रॉब्लम्स या अदर बीमारी को बढ़ाने वाला जो एलिमेंट है वो इसमें अभी तक मैंने देखा नहीं है। और इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो नया स्ट्रेन आया है, जो नया स्ट्रेन क्या, ये जो मेटानिमो अभी जो चल रहा है उसमें भी अभी तक ये चीज देखना इसको थोड़ा मुश्किल जेनरिक है। फ्लू बोल सकते हैं फिलहाल? नहीं, उससे थोड़ा डिफरेंट रहेगा, क्योंकि जेनरिक फ्लू के साथ में एक दो चीजें हैं। एक तो जो हमारा नॉर्मल फ्लू जिसको हम लोग इन्फ्लुएंजा ए बी इस कैटेगरी में डालते हैं, वो एक तो उसके लिए दवाई है, एंटीवायरल मेडिकेशन है। और सेकंड थिंग, वो बहुत अच्छे से प्रिवेंटेबल है, क्योंकि उसकी वैक्सीन आती है। तो नॉर्मल जो बच्चों को भी लगती है फ्लू वैक्सीन, बल्कि मैं इस माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम लोग जो चीज़ नहीं दिख रही है उसको तो देख रहे हैं, लेकिन जो हम लोग डेली देखते हैं, फ्लू इन्फेक्शन की वजह से बहुत से लोग अपनी जान गंवाते हैं, बहुत प्रॉब्लम सहते हैं। इनफैक्ट न्यूमोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी एक निमोनिया की कैटेगरी में हम लोग देखते हैं, मोस्ट कॉमन कॉज है इंडिया में, वहाँ पे भी लोग अपनी बहुत जान गंवाते हैं। तो हम लोग को उस बीमारी को भी सोचना चाहिए, जैसे हम लोग क्योंकि ये बहुत पूरी तरह से प्रिवेंटेबल है जो जेनरिक फ्लू और ये है, तो इसलिए इसको भी हम लोगों को जो है वैक्सीन जरूर लगानी चाहिए। जहाँ पे एज मोर देन 65 ईयर्स है तो वहाँ पे फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन बहुत कारगर साबित होती है। और एज लेस देन 65 ईयर्स में भी बिल्कुल इंडिकेटेड है, अगर एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, टीबी, डायबिटीज इस टाइप के रोग से आप निकल रहे हैं, निकले हैं, प्लस लंग्स की कैपेसिटी कम है, इन्फेक्शन है, बार बार आपको होता है, तब भी आप बेसिकली फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन सोच सकते हैं। तो जेनरिक फ्लू से थोड़ा डिफरेंट है। तो एचएमपीवी और कोविड एब्सोल्युटली डिफरेंट है? दे आर फ्रॉम डिफरेंट Yes, फैमिलीज? they are- दोनों की वैक्सीन्स आपस में हेल्प नहीं कर सकती? नहीं नहीं, ये दोनों की वैक्सीन जो है, अगर मैं देखूं फ्लू वैक्सीन, कोविड वैक्सीन, बहुत रिसर्च हुई है कि क्या कोरिलेशन है, तो ये दोनों ही डिफरेंट उसमें है। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि भाई फ्लू वैक्सीन, जब हमारे पास कोविड वैक्सीन नहीं आई थी, कि फ्लू वैक्सीन से क्या कोविड भी प्रिवेंट हो सकता है, तो हमने ऐसा नहीं देखा कि जिनको फ्लू वैक्सीन लगी भी हुई थी उनमें भी कोविड हो रहा था, और किसी किसी पेशेंट में सीवियर भी था, नहीं भी था। तो इसलिए कोविड के लिए तो कोविड वैक्सीन ही है, और फ्लू के लिए फ्लू वैक्सीन। तो एचएमपीवी इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आता, अगर जरूरत पड़ी तो हमें इसके लिए तीसरी वैक्सीन डेवलप करनी पड़ेगी। एक वैक्सीन का कुछ था कि डेवलप हुई थी बहुत पहले, लेकिन क्योंकि इतना सीवियर इलनेस ही नहीं करता था ये, तो इसलिए बहुत ज्यादा शोध इस पे नहीं हुआ होगा बेसिकली। ओके तो कुछ कंसर्न्स कोविड की वैक्सीन्स को लेके भी था, क्योंकि आपने अभी बोला कि आपको ऑलरेडी जो डे टू डे इन्फ्लुएंजा या वायरसेस हैं उनकी वैक्सीन आपको लेते रहना चाहिए, बट लेकिन ऑलरेडी कोविड के टाइम पे जिन लोगों ने वैक्सीन ली थी उसको लेके अभी भी सवाल उठते हैं, नॉट जस्ट पॉलिटिकल, मेडिसिन में भी उस पर सवाल उठते हैं। तो क्या वो डिपेंडेबल थी? क्या लोगों को बूस्टर डोजेस की जरूरत अभी भी है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस पे बहुत माथापच्ची भी हुई कि अरे तो ये हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। जब डेल्टा वेव आई थी, अप्रैल 2021 के आसपास की बात है, कितने लोग हताहत हुए थे उसमें, हॉस्पिटल भर गए थे और सब जगह, और उसके बाद हम लोग ऐसी सिचुएशन देखे नहीं है। तो कारण कुछ तो था बीच में जो ऐसा हुआ जिसने कि हम लोगों को कहीं ना कहीं प्रिवेंशन वैल्यू दिया, और वो कारण एक वैक्सीन था। तो मैं कोविड वैक्सीन को बहुत उपयोगी मानता हूं कि उन्होंने उस वैक्सीन की वजह से हम लोग कम से कम एक ऐसे लाइफ थ्रेटनिंग आउटब्रेक की वजह से की तरफ नहीं गए। अब दूसरा आ जाता है जो इसके खतरे के ऊपर डिस्कशन होता है कि क्लॉटिंग प्रॉब्लम, हार्ट फेलियर, हार्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने रिपोर्ट पढ़ा कि कैंसरस था, अब उसके वजह से इंडियंस में कैंसर ज्यादा हो रही है, खासकर जो वैक्सीन इंडिया में बनी पर्टिकुलरली वो।
नहीं, अभी अगर मैं देखूं, अगर ऐसा होता कि वैक्सीन लगभग सबने ली है, अगर ऐसा होता तब तक तो कैंसर की महामारी आ जानी चाहिए थी। अब करेक्ट। तक हार्ट अटैक्स की बिल्कुल महामारी आ जानी चाहिए थी, लोग सड़कों पे ऐसे हमें मिलने चाहिए थे। ऐसा नहीं हो रहा है और ये उतना ही नंबर ऑफ केसेस है। पहले रिपोर्टिंग उतनी नहीं होती थी, अब चूंकि लिंक करके देखा जा रहा है। बट हमेशा रिस्क और बेनिफिट पे देखें तो बेनिफिट अपीयर्स मोर विद द कोविड वैक्सीन। तो इसलिए अभी बूस्टर का अभी ऐसा कोई गाइडलाइन में आया नहीं है कि हमें बूस्टर लगाना चाहिए, और अभी कोविड अभी उसमें भी नहीं है, स्प्रेड में भी नहीं है। तो आई थिंक अभी तो अगर जैसे 1+1+, अगर 2 अगर किया हुआ है तो दैट इज सफिशिएंट। बूस्टर डोजेस अभी कोई गाइडलाइन में नहीं है कि हमें कोविड की बूस्टर डोजेस लगानी चाहिए। अभी जो HMPV के केसेस हैं वो जनरली चिल्ड्रन में आ रहे हैं, जी। और अगर आप चाइना में देखो तो वहाँ पे 40+ या एल्डर लोगों में ज़्यादा है। तो क्या ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप को इम्पैक्ट कर रहा है, और इट इज़ जस्ट इम्यूनिटी बेस्ड फॉर्मूला कि सीवियर होगा तो ज़्यादा इम्पैक्ट सो करेगा? ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि अगर आप देखेंगे बैंगलोर या इसमें जो केसेस रिपोर्ट हुए थे उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। नहीं थी। सो ये अब दो सिनेरियो हो सकते हैं, तो कम्युनिटी में इतना फैल चुका है कि नॉर्मली सबको हो रहा है और हो रहा सब है। वो है, बट इतना भी नहीं है क्योंकि चाइना में अभी रिपोर्टिंग शुरू हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है जो हम लोग नॉर्मली केसेस जो अपने उसमें देखते आ रहे हैं उसी पैटर्न पे है। ऐसा नहीं है कि ये चाइना का वाला जो है वो आया है। तो जैसे पहले भी जो हम लोग देखते थे, अगर मैं भी अपने अगर हम लोग इनफैक्ट दिल्ली में ही अगर हम लोग सब पेशेंट की टेस्टिंग करें तो कुछ ना एक आध केसेस आपको मिल जाएगा बेसिकली। तो ये चाइना से आया है ये कहना, क्योंकि अगर ट्रैवल बच्चों में ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है और ये कम्युनिटी से आया है तो कम्युनिटी में जो एग्जिस्टिंग है पहले से ही उसके चांसेस ज्यादा है। तो मैं व्हाट अभी इज द सोर्स, लाइक अगर कम्युनल हम जैसा आपने बोला कि कम्युनल तो ये नहीं है क्योंकि वहाँ कोई गया ही नहीं, हाँ, तो ये डेवलप कैसे हो रहा है? नहीं तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायरस अगर उस कम्युनिटी में मान लीजिए इस पहले से ही इस कम्युनिटी में ये वायरस इक्का दुक्का लोगों में आता जाता रहता है, आज से नहीं पीछे से भी अगर आ रहा है ये, तो वो अपने स्प्रेडिंग तो ये बेसिकली रेस्पिरेटरी स्प्रेडिंग होती है, कफिंग से, सिक्रीशन से, टचिंग से, जैसे हम कोविड में देखते थे, तो उसी टाइप से स्प्रेडिंग होती है। तो ये जो करंट ऑनगोइंग है ये तो पहले का भी लगता है ये। और दूसरी चीज यही है कि अगर हम लोग पैटर्न भी देखें तो अभी चाइनीज पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट है जो आप बता रहे हैं 40 इयर्स प्लस और ये। तो अभी मेरे को लगता है कि अभी इतना पैनिक की स्थिति इंडिया में ऐसी नहीं है, और अभी बस हमें नजर बनाए रखनी है। जैसे मैंने बताया कि बिना घबराए बस आप नोटिस करते रहिए कि आपके एरिया में क्या चल रहा है क्या नहीं है। कहीं अगर कुछ हॉटस्पॉट आता है कुछ आता है तो उसको अवॉइड करेंगे। बट कोविड जैसे मेरे को लगता है क्योंकि इतने आपने बोला डरने की आवश्यकता हॉटस्पॉट, तो नहीं। इससे मुझे याद आया क्योंकि लाइक यू सेड कि बहुत कम्युनल चीज़ है। तो अभी महाकुंभ भी हो रहा है, हाँ। या बड़े बड़े गैदरिंग्स होते हैं, अभी दिल्ली में इलेक्शन भी है, तो ऐसी जगहों को इम्पैक्ट कर सकता है? बहुत क्योंकि क्या ऐसा होता है कि जितना बॉडीज में ट्रांसफर होता है उतना डेवलपमेंट होता है, उतना म्यूटेशन होता है? कोविड की केसेस में तो हमने ये देखा था, क्योंकि Okay. जितना वो म्यूटेशन ऐसे ही स्प्रेड होकर म्यूटेशन भी वो अपने आप को, क्योंकि वो भी एक जीवित वस्तु है, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को और प्रोपोगेट करने के लिए कुछ कुछ चेंजेस वो करते रहते हैं, ठीक है। वायरसेस खास तौर से। तो ऑब्वियसली इसको भी हल्के में तो नहीं लेना चाहिए, इतना तो मैं बोलूँगा। मैं कहूँ अरे कुछ नहीं है इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन एवर जहाँ पे भी ये कुंभ या इस टाइप की जहाँ पे, अगर मैं ये नहीं कहता कुंभ को हम लोग बिल्कुल वो करें, बट अगर किसी को भी सिम्टम्स हैं, खांसी, बुखार, जुकाम, तो हमें कोविड ने बहुत कुछ सिखाया भी है। एक N95 मास्क लगाना और सैनिटाइजर यूज करने से कुछ नहीं जाता है। एंड आप अगर लगता है कि सिम्टम्स है तो आप गैदरिंग में ना जाएं, अपने आप को पहले ठीक कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। और बस ये, क्योंकि मैं मेटानिमो के साथ साथ में फ्लू और नॉर्मल स्प्रेडिंग की भी तो बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन स्टेट तो आती है। अगर किसी को भी आज की डेट में खांसी, जुकाम, बुखार कुछ भी हो, चाहे वो नॉर्मल फ्लू की वजह से हो, तो कहीं ना कहीं एक पैनिक वैल्यू उसकी आ जाती है कि भाई अरे फ्लू है कि ये मेटानिमो है। तो अननेसेसरी टेस्टिंग भी बढ़ेगी, प्लस पैनिक और क्रिएट होगा, केस नंबर ऑफ ज़्यादा रिपोर्ट होंगे। तो अपने जो अगर सिम्टम्स हैं तो आप जहाँ है वहाँ बने रहिए, ज़्यादा आप गैदरिंग में मत जाइए, और अगर गैदरिंग में जा भी नहीं तो N95 मास्क एंड हैंड सैनिटाइजर इज द बेस्ट प्रोटोकॉल। क्वारंटाइन करने की जरूरत है अभी पेशेंट्स को? मुझे लगता है अभी तक कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी इनिशिएटिव नहीं है, और हमें अभी वॉच ही करना है। लेकिन अगर कोई पेशेंट, कोई बंदा ऐसा है जो ट्रैवल करके आ रहा है, खास तौर से जहाँ पे ये स्प्रेड है अभी चाइना में,
तो वहाँ पे उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए क्वारंटाइन जरूर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे क्वारंटाइन का कि आइसोलेट कर दें, क्वारंटाइन कर दें, ऐसा कुछ अभी नोटिफिकेशन नहीं है। तो और जो अभी पेशेंट्स हैं जो वायरस कैरी कर रहे हैं उनको क्वारंटाइन करने की जरूरत है? मुझे लगता है कि अगर अभी इतना स्प्रेड होगा नहीं, अगर लेकिन सिम्टम्स हैं तो अपने आप को जितना घर में, लेकिन फिर वही है, कोविड के टाइम के प्रोटोकॉल अगर हम लोग देखें तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट हो कि बिल्कुल ताला बंद कर देते हैं रूम के अंदर, तो कहीं ना कहीं मेंटली भी बहुत फर्क पड़ जाता है। और मेरे को लगता है अभी इतना बहुत ड्रास्टिक स्टेप लेने की जरूरत नहीं है। पहले नजर बनाए रखते हैं, देखते हैं, लेकिन इतने ड्रास्टिक स्टेप की बिल्कुल ताला बंद करके बिल्कुल कमरे में अलग छोड़ दें, उतने की जरूरत नहीं लगती मुझे अभी। सर, इसको लेके डाइट क्या ले सकते हैं? क्योंकि कोई स्पेसिफिक, जैसे आपने बोला, कोई अभी मेडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो एक तो डाइट हो सकती है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर, और एक ड्यूरिंग फ्लू अगर किसी को ऐसा सिम्टम्स महसूस हो रहा है तो उस समय क्या खाना पीना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? डाइट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम लोग किसी वायरल इलनेस की बात करते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी जो है हमारी डाइट से बड़ी प्रभावित होती है। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, इतने अच्छे फल फ्रूट आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल से तो आप बढ़िया से एक फ्रूट प्लेटर रोज खाएं। पानी का इंटेक सर्दियों में कम हो जाता है, तो पानी का इंटेक अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल जो एसिडिटी बनाने वाली चीज़, घी तेल मसाले बाहर की चीज़ें, उनको हम जितना अवॉइड करें उतना बेटर है। और अपना जो सीजनल सब्जी जो इस समय चल रही हैं, अपना डाइट मत मिस करिए। ब्रेकफास्ट लंच डिनर जो हमारी ट्रेडिशनल 3 इंडियन मील सिस्टम होता है, उस चीज़ को हम लोग फॉलो करें, तो आई थिंक एक बेसिक नॉर्मल डाइट प्रोटोकॉल से भी हम लोग काफ़ी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है, कोविड के टाइम में मैंने देखा लोगों के सवाल होते हैं, भाई हम स्टीम लेंगे तो उससे कैसा होगा, हम बॉल उठाने वाली एक्सरसाइज करें तो कैसा होगा। हाँ, तो ये करना है कि नहीं? नहीं, घरेलू इसका नुस्खे भी लोग बहुत ट्राई करते हैं। मैंने उसका नुकसान बहुत देखा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। लोग काढ़ा इतना पिए हैं कोविड में कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही खराब हो गया, कि एसिडिटी, एसिड रिफ्लक्स, पेट की जो लाइनिंग होती है प्रोटेक्टिव, क्योंकि ऑल दीज हैव मेडिसिन वैल्यू। अगर हम आयुर्वेद की भी बात करें, जितने भी ये हमारे हर्ब्स हैं, उसमें सब में एक मेडिसिन वैल्यू, अगर वो स्टैंडर्डाइजेशन आपने नहीं किया, कुछ भी मिला के कुछ भी आप खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके स्टमक पे, आपके गट को नुकसान कर रही है। भाप भी ऐसी सेम, मेरे पास पिछली बार एक केस भी आए थे जिसमें उन्होंने भाप में हल्दी और पता नहीं क्या क्या मिक्स करके भाप लिया था, और वो अल्टीमेटली ही टर्न इनटू अ प्रॉपर ब्रोंकाइटिस अटैक की तरह बेसिकली इमरजेंसी में आना पड़ा था। तो कोई एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाप अगर आप लेते हैं तो दिन में एक आध बार कभी, वो भी अगर कुछ लग रहा है, अटक रहा है, तो लीजिए, नहीं तो भाप से कुछ बदलने वाला नहीं है। गरारे सिंपल, जैसे अभी पोल्यूशन का टाइम चल रहा है तो आपने थोड़ा अपना गला साफ करने के लिए कर लिया, लेकिन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, बहुत वो कर रहे हैं, इससे गले में और इंजरी होने के चांसेस हो जाते हैं। कुछ लोग पूरे विंटर्स में प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, जैसे आपने बोला स्टीम लेना और ये सब, सुपर फूड्स की हल्दी और काली मिर्च मिल्क में डेली ले लिया, तो डज इट इम्पैक्ट लेटर, या इट इज ओके, ले सकते हैं? वही मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मल डाइटरी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना कुछ नहीं है। जब आप ओवर करने लग जाएंगे किसी चीज को, कि आप तो बिल्कुल हमेशा दूध में जब तक आप 2 चम्मच हल्दी नहीं डालेंगे तब तक, तो ब्रेक देना भी जरूरी है। हफ्ते में 3 दिन आप कर लीजिए उस चीज को, मेडिसिनल वैल्यू को समझते हुए उसका, कि कोई भी चीज ओवरडोजिंग ना करें हम लोग। कई लोग होते हैं बिल्कुल ही मुंह में हर समय कुछ लाइक लौंग, इलायची, कुछ 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 कुछ, तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारा जो माउथ अल्सर्स को, इसको, क्योंकि कुछ भी एसिडिक मटेरियल है वो भी बेसिकली माउथ की म्यूकोजल लाइनिंग को अफेक्ट करता है। कभी हो गया ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा एकदम हम लोग एक पैनिक स्थिति में आके कि ये सुबह शाम हम लोग भाप भी लेंगे। आपको मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोविड के टाइम में लोग खुद से ही सीटी स्कैन कराने लग गए थे। तो सीटी स्कैन ऐसे हो गया था जैसे फोटोस्टेट मशीन, लोग जाते अपना हर महीने सीटी, इतना, क्योंकि पैनिक एक वैल्यू आ गई थी। तो इसलिए अभी भी ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, कोई एक्स्ट्रा टेस्ट, एक्स्ट्रा डाइट, एक्स्ट्रा कुछ। हाँ, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी हार्मफुल एडिक्शन के उसमें है जब में, तो उससे दूर रहना बहुत जरूरी है। नॉर्मल अच्छी डाइट रखें। पॉल्यूशन के अगर आप सेंसिटिव हैं तो N95 मास्क वैसे ही लगाने का भी सही टाइम है, तो उससे आपको डबल प्रोटेक्शन मिलेगी। तो ये जो मेटान्यूमो वायरस चल रहा है, इन्फ्लुएंजा चल रहा है, इससे भी मदद मिलेगी प्रोटेक्शन में, और पोल्यूशन से भी मदद मिलेगी बेसिकली बचने में। ठीक है। ऐसे कुछ बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स वगैरह, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो लोग बहुत सारे सजेशंस दे देते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, एंड लोग उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और एक बहुत
अभी रिपोर्ट भी आई थी रिसेंटली कि एंटीबायोटिक्स आपकी बॉडी पे असर करना बंद कर देती है इफ़ यू ओवर यूज देम। तो जैसे आपने बोला कि हर चीज़ का एक मेडिसिन वैल्यू है, चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो आप मेडिसिन में हो। तो क्या ऐसा वाकई होता है जो लोग एंटीबायोटिक्स या पेन किलर्स कंज्यूम करते हैं बहुत ज़्यादा? सी हमारे इंडिया में दवाइयाँ बहुत इजीली अवेलेबल हैं, इवन एंटीबायोटिक भी। एंड कहीं ना कहीं लोगों ने उसको, अब लोगों में मैं एक ये भी चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा प्रेशर भी है कि जल्दी ठीक होना है, काम भी है, पैनिक भी हो जाता है अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा। और दूसरी चीज़, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव भी है अगर हम लोग देखें, लेकिन कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव, दैट आई कैन से। अब होता क्या है, अगर आपको सिंपल खांसी हुई, आपने एंटीबायोटिक खाया, तो आपने अपने इम्यून सिस्टम को तो फाइट करने का मौका ही नहीं दिया। वो एंटीबायोटिक या एंटीबायोटिक ने एक जो नॉर्मल इन्फेक्शन जो आपका इम्यून सिस्टम लड़के ठीक कर सकता था, वो आपने एंटीबायोटिक को छोड़ा, तो अगली बार आपका इम्यून सिस्टम ट्रेन नहीं है उस इन्फेक्शन के लिए, अगली बार वो उतना फाइट नहीं कर पाएगा। तो इम्यून सिस्टम इज लाइक अ आर्मी, उसको भी ड्रिलिंग, एक एक्सरसाइज, एक मॉक टेस्ट चाहिए होता है कि वो कैसा एंटीजन है, उसको कैसे मेरे को बिहेव करना है। तो जब आपका एंटीबायोटिक यूजेज होगा, प्रॉब्लम एंटीबायोटिक के साथ में ये भी है कि लोग खाते भी है तो कोर्स पूरा नहीं करते हैं, 1-2 डोज खाई, अब उस बैक्टीरिया को तो प्रैक्टिस हो गई एंटीबायोटिक की, तो वो तो उसको पता लगेगा कि अच्छा ये ऐसे आता है, मेरे को ऐसे हर्ट करता है, तो मैं ऐसे अपने में चेंजेस कर लेता हूँ ताकि मेरे पे एंटीबायोटिक असर, जिसको हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बोलते हैं बेसिकली। सो वहां पे आप देखेंगे अगली बार वो आप एंटीबायोटिक खाएंगे तो असर ही नहीं आएगा उसका बेसिकली, क्योंकि आपको एक लेवल अप करना पड़ेगा एंटीबायोटिक तो नॉर्मल फ्लू होता है, तो कैसे हमें फिगर आउट करना है कि अब ये आपकी इम्यूनिटी से फाइट नहीं कर पा रहा है, नाउ यू हैव टू ईदर गो टू द डॉक्टर और यू हैव टू टेक एंटीबायोटिक्स? सी अगर फीवर है जो कि आपका सेकेंड डे के आसपास में भी अगर आपका 101 के ऊपर चल रहा है, खांसी जो कि अनकंट्रोलेबल है, आपके नॉर्मल घर के ट्रीटमेंट है उससे अगर आपको बेटर नहीं हो रहा है, अगर आपको लगता है एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत मुझे पड़ सकती है, तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अपने आप से एंटीबायोटिक ना लें, और अपने आप से कोई भी ऐसी चीज़, कई बार लोग इवन नहीं जानते हुए भी स्टेरॉइड्स भी लेना शुरू कर देते हैं जल्दी ठीक होने के लिए। हमारे इम्यून सिस्टम को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप यकीन मानिए अगली बार वो आपकी एंटीबायोटिक से अच्छा फाइट करके दिखाएगा आपको। ओके, ठीक है। आई थिंक हमने मेजरली सारी चीज़ों पे बात कर लिया, बट लेकिन बिकॉज ऑफ द वायरस एंड बिकॉज ऑफ द पैनिक, एक कोई टिप आप जो हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं? सर्दी का मौसम है, हमें ये भी समझना पड़ेगा, कोई भी इन्फेक्शन होता है इसमें फास्ट ट्रैवल करता है, क्योंकि हम लोग एक क्लोज एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं। मान लीजिए घर में भी है तो वेंटिलेशन भी अफेक्टेड होता है, क्योंकि आपके सब खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं, तो इसलिए कोई भी इन्फेक्शन अगर घर में किसी को है तो उसके भी स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इनफैक्ट अभी जैसे इस वायरस का भी स्केयर आएगा तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है। अगर मेटान्यूमो वायरस भी है तब भी उतना अभी सीवियरिटी हमने नोटिस नहीं किया है कि कोविड लाइक सीवियरिटी अगर हम लोग देखें, तो आप अपना पैनिक ना करके आप डॉक्टर से सलाह करें। और दूसरा, अगर किसी को घर में सिम्टम्स हैं भी तो उसको कोविड टाइप आइसोलेट करने के लिए, लेकिन हाँ उसमें जैसे आपने मास्क पहन लिया, अगर घर में किसी को इम्यूनिटी लो है तो उसको हम लोग थोड़ा सा सेपरेट आउट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इनको लाइक डायबिटीज़ है, हाई डायबिटीज़ है, स्टेरॉइड चलता है जिसको हम रिवर्स आइसोलेशन भी बोलते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए वो कर दिया, डिफरेंट रूम में अपना रख दिया। लेकिन फिर भी अभी मैं कहूँगा नज़र बनाए रखें, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। केसेस ऑब्जर्व करिए किस गति से चल रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। लेकिन हम लोग कोविड से काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, बस हमें वही रिवीजन ऑफ चीज़ें जो करनी है, सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड N95 मास्क। ग्रेट। मेरे ख्याल से अब लोग इतना पैनिक नहीं करेंगे और रूटीन फॉलो करेंगे, जैसा आपने बोला, मेडिसिन को लेके एंड स्पेशली द लाइफस्टाइल। जो भी स्मोक करते हैं, जो भी ऐसी हजार्डस एक्टिविटीज़ के टुवर्ड्स हैं, थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूर करिए। सर, क्या एक लास्ट क्वेश्चन मेरा, दो हम कंक्लूड करने वाले थे। इज दिस वायरस रिलेटेड टू विंटर्स? क्या ये ज्यादा इस समय पर? मैंने जैसे आपको बताया, विंटर के टाइम पे कोई भी वायरस की एक्टिविटी एक तो बढ़ती इसलिए क्योंकि विंड स्पीड भी स्लो होती है। मैंने सवाल इसलिए पूछा क्योंकि जब डेल्टा वायरस आया था कोविड का, इट वाज इन अप्रैल, यस, तो इट वाज नॉट विंटर्स एक्चुअली, सो इसीलिए। सो कोविड, वही हम बता रहे, कोविड का जो एक सिनेरियो था वो बहुत ही डिफरेंट था। जो कोविड वायरस था उसमें बहुत फास्टर ट्रांसमिशन था। सेकेंड थिंग,
थोड़ा लीथल भी था वो। अगर हम लोग देखें Okay. डेल्टा वायरस की उस समय स्ट्रेन हम्म, था, तो वो एक तो जल्दी से स्प्रेड कर, एक बंदे को हुआ नहीं, घर में 5 लोगों को सबको अगले है। दिन से फीवर स्टार्ट हो जाता था। करेक्ट। नॉर्मली फ्लू से ज्यादा ट्रांसमिशन इसका हम लोग देख रहे थे, तो इसलिए सिर्फ गर्मी में भी काफी हमें परेशान किया था। हम्म। बट मेटानिमो की जहां तक बात करें या फिर नॉर्मल फ्लू वायरस की भी बात करें, एक ये बहुत अच्छा ब्रीडिंग ग्राउंड होता है विंटर्स का टाइम किसी भी वायरल इन्फेक्शन का। जैसे कि हम क्लोज अप्रोक्सीमिटी में हम लोग बैठते हैं, खिड़की दरवाजे बंद होते हैं, विंड स्पीड स्लो होती है, हवा में नमी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो इन्फेक्शन कैरिंग कैपेसिटी, पॉल्यूटेंट्स ये ज़्यादा होते हैं, तो वो ओके। उसकी जो रिटेंशन वैल्यू है एयर की, जो ब्रीदिंग एयर है लेवल पे, उसमें बेसिकली हमारे वायरल बैक्टीरियल ये सब इन्फेक्शन थोड़े से होते हैं। और इसकी वजह से वायरल इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन हम लोग देखते हैं। बट कोविड थोड़ा डिफरेंट था। ओके। कोविड ने काफी कुछ सिखाया भी है, इसलिए हम लोग थोड़ा सतर्कता बरत रहे हैं इसको लेके। बट फिर भी पैनिक की मेरे को जरूरत, उतना सिचुएशन आना नहीं चाहिए जितना ओके। कोविड में। आई थिंक सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं, लेकिन फिर भी आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एबीपी लाइव।